हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर, उसी को आगे बढ़ाता हूँ आज। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़े थे हम लोग? दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू और उसका रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। क्या रिव्यू देख लो, रिव्यू एक बार रिव्यू कर देता हूँ। वो क्या रिव्यू है? तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये F1 है, ओके, और एक वेक्टर है F2, ये भी सही है। तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, R इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। वेरी गुड। तो कहता है कि R बराबर R इज इक्वल टू होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ओके, R का जो मैग्नीट्यूड होगा इस तरह से देखें तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये बराबर हो जाएगा F1 स्क्वायर, वेरी गुड, F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ तक सही है। तो R का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, यही R का मैक्सिमम वैल्यू मतलब F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू बराबर आ जाएगा जब ये cos थीटा बराबर 1 होता है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा ना। ये अगर ये 1 हो जाएगा तो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर को फिर क्या करेंगे, रूट करेंगे तो होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और ऐसा कब आया था? जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। यानी अगर एक वेक्टर ये A है F1, बहुत अच्छा, और दूसरा वेक्टर अगर F2 को, दोनों को एक ही लाइन में रखा जाए तो रिजल्टेंट बराबर F1 प्लस F2 होगा और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F1 प्लस F2 हो जाएगा। या इस तरह से देखते तो एक वेक्टर हुआ F1 और दूसरा वेक्टर हुआ F2, तो रिजल्टेंट होगा F1 प्लस F2 वेक्टर फॉर्म में, और स्केलर फॉर्म में जो इसका रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोनों को जोड़ने से। अरे 5 न्यूटन इधर लगा और 4 न्यूटन इधर लगा, इधर 9 न्यूटन लग जाएगा। या 5 मीटर गए या 4 मीटर गए तो 9 मीटर जाएंगे। यानी ऐसा तभी होगा जब एंगल बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ओके, पहला पॉइंट ओके हो गया। दूसरा पॉइंट बताए थे आर का मिनिमम वैल्यू। आर का मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो उसका मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू कब होगा? सबसे कम। दो वेक्टर का रिजल्टेंट सबसे कम होगा। दोनों अपोजिट में लगाना पड़ेगा। इधर मानते 10 लगा, इधर मानते 6 लगा, तो नेट 4 से खींचाएगा इधर। क्या कहते हो, क्या कहते हो? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर मैग्नीट्यूड होगा। और ऐसा कब होगा? जब थीटा बराबर, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। यानी एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। इसका डायग्राम बना दें? बनाया हुआ है। जैसे देखो, एक वेक्टर हुआ इधर और दूसरा वेक्टर हुआ इधर। अब मान लेते हैं F1 ज़्यादा है, F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F2 का कम है, तो रिजल्टेंट इधर होगा। R बराबर F1 प्लस F2 होगा। अगर F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और F2 का अगर कम है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F1 माइनस F2 के बराबर हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ सीख लो ना, R का जो मैग्नीट्यूड होगा F1 प्लस F2, ये जो होगा वो बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर भी हो सकता है। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा, ऐसा तब होगा जब इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान जब 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, ये 0 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो F1 स्क्वायर जो F2 स्क्वायर का रूट बन जाएगा। तो ये कब होगा? अगर थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगा और मिनिमम वैल्यू दोनों को घटाने से प्राप्त होगा। यानी R का जो
यानी कहने का मतलब हुआ F1 प्लस F2 वेक्टर जब लोगे ना तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा दोनों को जोड़ने से, और इसका जो मिनिमम होगा ना दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। और ये कब होगा? जब थीटा बराबर 180 होगा। और ये कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। और एक 90 डिग्री का केस स्पेशल है। ये बात समझ में आ गया है लगता है। तो एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कैसे समझते हो तुम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना के दिखाओ तो मुझे। ये रहा क्वेश्चन आज का। कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, if magnitude of two vector are 3 Newton and 4 Newton, then magnitude of their resultant, then magnitude of their resultant is, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये बात जानना था। तो कहता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है, उस दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 5 न्यूटन, और तीसरा ऑप्शन है 7 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है इन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। कैसे देखते हो सवाल को तुम? क्या सोच पाते हो? जरा सोच के तो दिखाओ, सोच के दिखाओ कि क्या इसको आंसर में क्या होगा। इसका आंसर सोच पाओगे? बोलो, सोच सकते हो तुम? क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये तुम्हारे हिसाब से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब हो सकता है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है। इसको मिटाता हूं तब तक पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। सोच पाया? सोच पाए? नहीं सोच नहीं पाया? सोचो। चलो मैं बताता हूं। मैं बड़ा आसान है। अरे मान लेते हैं F1 बराबर 3 न्यूटन है, F2 बराबर 4 न्यूटन है। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। ध्यान देने की बात है। वो ध्यान देने की बात क्या है पता है? कहता है दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का 4 है, तो बताना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ऐसा तो नहीं ना दिया हुआ है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ऐसा दिया हुआ है क्या? बोल रहे दो वेक्टर है, इसका इतना मैग्नीट्यूड है, दूसरे का इतना मैग्नीट्यूड है, तो उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये एंगल नहीं दिया हुआ है दोनों वेक्टर का, इसके और इसके बीच में कितना एंगल होगा ये नहीं दिया हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि F1 प्लस F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा F1 प्लस F2 होगा, और कम से कम F1 माइनस F2 होगा। इसके बीच में बनेगा, चाहे जो बने, लेकिन इसके बीच में ही बनेगा। पता रहे समझ में? इसके बीच में बनेगा मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ेंगे तो 7 न्यूटन हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा दोनों का 7 न्यूटन, और मिनिमम हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसको घटाते, और ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 4 माइनस 3 जाएगा तो 1 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा 7 होगा, कम से कम 1 होगा, लेकिन बीच में कुछ भी हो सकता है 1 और 7 के बीच में। तो इसमें ये एंगल अगर दिया हुआ रहता है कि कितना है तो बता देते। 0 डिग्री बोलता तो ये बोल देते आंसर, 90 बोलता तो ये बोल देते, 180 बोलता तो ये बोल देते, लेकिन ऐसा एंगल मेंशन नहीं न है इस दोनों के वेक्टर के बीच का, इसीलिए इसका आंसर ये सब नहीं हुआ। इसीलिए ये गारंटेड आंसर होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है अच्छा क्वेश्चन? इसीलिए तो लगता है पूछा गया है।
आईआईटी में पूछा गया है, नीट वगैरह में सब जगह इसका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब तुमको और भी सुंदर सवालों की तरफ ले चलता हूं मैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इफ नंबर 1 क्वेश्चन में पहला में कि कहता है कि इफ अच्छा यहां इफ R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर नहीं ऐसे कर दो, एंड R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये रहा। दूसरा सवाल है कि कहता है कि अगर R बराबर F1 प्लस F2 है एंड रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 माइनस F2 है, तो पहला क्वेश्चन में एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या होगा, और दूसरा सवाल में भी एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या होगा। और ऐसा बहुत सारा सवाल देता हूँ मैं, ऐसा बहुत सारा सवाल, यानी F1 एंड F2 के बीच का एंगल होगा जब इतना बराबर होगा और इतना, एंड ये बराबर, ऐसे होगा। अगला सवाल है कि R इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड R स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाए, सही है। चौथा सवाल बड़ा मज़ेदार है कि R वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर 4 न्यूटन एंड R बराबर 7 न्यूटन। पांचवा नंबर सवाल, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर 4 न्यूटन एंड R इज इक्वल टू 5 न्यूटन। 6 नंबर का प्रॉब्लम, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड R इज इक्वल टू 7 न्यूटन। एक और ले लो, 7 नंबर का सवाल, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड F1 बराबर 7 न्यूटन, F2 बराबर 12 न्यूटन एंड R बराबर 19 न्यूटन। तो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 पता है। देखो मैंने तुझे कॉन्सेप्ट का स्मार्ट जादूगर बनाने का कोशिश किया, यानी ऐसा जादूगर बनो कि सवाल को चुटकी बजा के बना लो। चुटकी बजा के बनाने का मतलब सवाल आया और बना दिए। क्या ऐसा कर सकते हो? ट्रिक जो बताया था, अरे ट्रिक नहीं बताया था, क्या बताया था कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उसको जोड़ने से प्राप्त हो, दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ने से प्राप्त हो, एंगल 0 डिग्री हुआ। जैसे एक वेक्टर है 3 और दूसरा वेक्टर है 4 और उसका रिजल्टेंट 7 कब मिलेगा? जब दोनों एक ही तरफ जाएगा तब ना। यानी एक वेक्टर 3 गया और फिर गया 4, तो 7 कब होगा? एक ही दिशा में होगा। तो तब तो फटाफट जवाब दे सकते हो उसका, तुम नहीं दे सकते हो क्या? रिजल्टेंट का मान दोनों को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, यानी एक 3 है एक 4 है, तो 7 कब होगा? जब एक ही दिशा में होगा। अकल तो लग गया ना। इसका एंगल आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। इसका बताओ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंस के बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि 180 डिग्री पर होगा। इसका आंसर होगा 180। ये सब सिखाया हुआ। ये क्या होगा? क्या
90। बोलो ये चौथा नंबर क्या होगा? प्रूव करके दूसरा मेथड से भी दिखाता हूं तुमको। एक है 3 है, दूसरा है 4, रिजल्टेंट हो गया 7। 3 और 4 वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा 7। तो ऐसा कितना कब संभव है? स्मार्ट बन गया होगा लगता है, नहीं कर रहा दिमाग काम, कर रहा दिमाग काम। तो देखो कितना होगा, 3 है 4 है रिजल्टेंट 7 है, तो कितना होगा? 0 डिग्री। वेरी गुड। ये कितना होगा? 3 है 4 है 5 है, बड़ा आसान है, 90 डिग्री। ये वाला कितना होगा? 3 है 4 है 7 है, समझ गया ना? अब लगता है समझ गया। ये कितना होगा? एक है 7, दूसरा है 12, तीसरा है 19। समझने में कोई देर नहीं लगेगी। एक को बना के दिखा दो क्या? ये पहला वाला को बना के दिखाता हूं, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम को देख लो इधर। तो क्वेश्चन में कहता है कि R इज इक्वल टू, फर्स्ट का दिखाता हूं, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। लेकिन ऐसे बनाओगे नहीं, कैसे बनाना है? बनाना है कॉन्सेप्ट से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, दिमाग लगाओगे ना, तो सवाल को ग्रिप में कर लो, ग्रिप में, कंट्रोल में। जब सवाल कंट्रोल में रहेगा तो जल्दी बना पाओगे। ये अनकंट्रोल हो जाता है, समय लग, बन रहा है ना, बना रहे हैं, बनेगा बनेगा। तो ये अगर इसका मैग्नीट्यूड हम कर दें इस तरह से, ये अगर ऐसे कर दिया जाए इस तरह से, तो R इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, तो R बराबर क्या होगा? इसको करेंगे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा कर देंगे। ये हो गया। और इस R के बदले में क्या देंगे? F1 प्लस F2। तो R की जगह दे दिए F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 बराबर हो गया F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो F1 प्लस F2 को स्क्वायर कर देंगे। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे? इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? F1 स्क्वायर आएगा, F2 स्क्वायर होगा, 2F1 F2 आएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना। वेरी गुड। ये होगा F1 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ये कट गया और ये कट गया, बच गया 2F1 F2 इज इक्वल टू 2F1 F2 cos थीटा। और ये कट गया, 1 बराबर cos थीटा। क्या बात है? cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आया? मुझे तो लगता है कि तुम इसको समझ सकते हो। इसको समझने का पावर है दिमाग में, समझने का पावर है तो समझ गया। अगले सवाल की तरफ चलूं? सोच लो, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी तरह का तो बता दोगे। आगे बढ़ जाओ? बढ़ता हूं। देखो अब शानदार सवाल की तरफ चलते हैं। बाकी सब इसी स्टाइल में कर लोगे, इसी स्टाइल में कर लोगे। अगर नहीं बनता है तो क्या करोगे? पूछोगे ना। आगे बढ़ता हूं। देखो शानदार सवाल। अब देखो, ये देखो क्वेश्चन में कहता है फाइंड कंडीशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर टू बी इक्वल टू 0। कहता है कंडीशन बताओ दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जाए, इसका कंडीशन बताना है। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के रूप में दे दिया हमें। मतलब ऐसा क्या कंडीशन करेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा? 0, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर
टू वेक्टर बाय कंडीशन, कंडीशन क्या कहता है, बाय कंडीशन रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी बराबर 0। ए एंड बी का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, वेक्टर में रिजल्टेंट का मतलब होता है जोड़ना, तो ए एंड बी का रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी करना, क्या करना, ए प्लस बी करना, और वो बराबर 0 हो गया, समझा। यानी दो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो गया तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस बी हो गया ना। इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू माइनस बी, यानी अगर एक वेक्टर ये ए है तो ये ए जो है ना माइनस बी के बराबर है, तो यानी ये अगर ए जो है ना माइनस बी के बराबर है, तो ये अगर माइनस बी होगा तो बी किधर होगा, ये हो जाएगा, तो ये दोनों में क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो ऐसा कहने का मतलब हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, और इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, नहीं। इसका अर्थ हुआ कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, तभी 0 हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर इधर हम 5 न्यूटन लगाएंगे और इधर अगर ये इधर भी अगर 5 न्यूटन लगाएंगे तो रिजल्टेंट बराबर 0 होगा। तो क्या देखा, दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट न है, तो कहता है दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक वेक्टर पूरब के तरफ है 5 न्यूटन, दूसरा वेक्टर पश्चिम के तरफ है 4 न्यूटन, तो क्या क्या उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में बी इक्वल टू 0 इफ वन इज 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, अदर इज 4 न्यूटन ड्यू वेस्ट, तो आंसर क्या होगा, नहीं होगा। यानी रिजल्टेंट 0 होने के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन में विपरीत होना चाहिए। लिख लो, क्या लिख लोगे, दो वेक्टर का, हिंदी में लिखोगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होने के लिए दोनों वेक्टर को मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में विपरीत होना पड़ेगा। बढ़िया से लिख लेना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होने के लिए दोनों वेक्टर को मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में विपरीत यानी अपोजिट होना पड़ेगा। ऐसा तभी संभव है कि दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाए। आया समझ में बात। तो कहता है इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 0, एक है पूरब की तरफ, एक उत्तर की तरफ, कभी 0 नहीं होगा। इसको समझ लो, समझ लो। देखो जैसे बोलेगा कि एक वेक्टर है F1 बराबर 5 न्यूटन और F2 बराबर 5 न्यूटन, तो क्या R बराबर 0 होगा, रिजल्टेंट इस दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा क्या, नहीं होगा 0 ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है तो सही बात है, लेकिन दिशा में विपरीत नहीं ना है, ऐसे इधर हो जाएगा रिजल्टेंट, इधर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा, और तुम तो जानवे करते हो कि कितना होगा, तो 0 नहीं ना हुआ। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट को 0 होने के लिए दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। आ रहा है समझ में बात, बहुत अच्छा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ तुमको लेके चलता हूँ मैं, और वो क्या है, फाइंड कंडीशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ 2 की जगह मैं कर देता हूं 3, THR 3 वेक्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझिए बढ़िया से, मजा आ जाएगा तुमको। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होने का शर्त बताओ। क्या बताओ, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होने का शर्त बताओ। तो शुरू करते हैं ना, मान लेते हैं लेट A, B and C are 3 वेक्टर।
लेट ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर, ओके। अब बाय कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी बराबर 0। रिजल्टेंट बोले तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी ये है। अगर ये 0 होगा तो 3 बात हो सकता है। इससे क्या निकलेगा, पहला तो निकलेगा कि ए प्लस बी बराबर माइनस सी हो जाएगा। दूसरा बात ये भी निकल सकता है बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। और तीसरा बात ये भी निकल सकता है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। तो जरा इसको फील कराने का कोशिश करता हूं, करा दो ना, करा देता हूं, फील कराता हूं, फील। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, ओके, दूसरा वेक्टर है बी, और तीसरा कहां होगा कि रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ये नहीं जानना था। तो इसका मतलब एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं ना, तब ना मजा आएगा। देखो ना मजा कितना आता है। अरे फील करोगे ना, महसूस करोगे कि रिजल्टेंट 0 कैसे हो सकता है, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा तेरा, दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। दिमाग चलना स्टार्ट कब होगा, जब परसेप्शन आएगी, जब समझ आएगी अंदर कि कैसे सोचा जाता है। जब सोचना शुरू कर दोगे तो सवाल अपने आप बन जाता ना। देखो ध्यान से, अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट ये हुआ, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ओके। अब क्वेश्चन के अनुसार से ए प्लस बी किसके बराबर है, माइनस सी के बराबर, यानी ये जो है ये माइनस सी के बराबर है, यानी ये किसके बराबर है, माइनस सी के बराबर है। तो ये अगर माइनस सी है तो सी किधर होना चाहिए, सी को इधर होना चाहिए। यानी अब क्या देखो, एक वेक्टर ए है इधर, अगर एक वेक्टर अगर इधर ए है और दूसरा वेक्टर इधर बी है, तो सी को इधर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी का जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट में सी होना चाहिए। ए एंड बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी हो गया, तो ए एंड बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी होगा, और वो माइनस सी के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी माइनस सी के तरफ है, ए प्लस बी माइनस सी के तरफ है, यानी सी ए प्लस बी का उल्टा है। उसी प्रकार से बी प्लस सी का उल्टा ए होगा, ए प्लस सी का उल्टा बी होगा। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी दो वेक्टर का रिजल्ट ले लेंगे, या ए बी या बी सी या सी ए, कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में, कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में तीसरे के बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। बात समझा कि नहीं? इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका कंडीशन लिखेंगे, किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन विपरीत होगा। तो लिख देता हूं मैं, लिखेंगे, इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर विल बी इक्वल टू थर्ड वेक्टर इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कंडीशन क्या आया, कंडीशन आया, क्या आया कंडीशन, कंडीशन आया कि अगर रिजल्टेंट ऑफ, इफ कहा था रिजल्ट, कंडीशन क्या है, इफ रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर, if resultant of any two vector will be, अंग्रेजी हो गया रे, will be equal to third vector in magnitude, यानी मैग्नीट्यूड में तीसरा वेक्टर के बराबर होगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन,
अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, देन देयर रिजल्टेंट will be equal to 0। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ आ रहा है, लेकिन एक बात जान लो, ऐसा होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वेक्टर को एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर होगा तो एक ही प्लेन में है, और ठीक इसका अपोजिट ये है, तो तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये इधर हो, अब बी इधर हो, और सी इधर हो? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी ये इधर हो, बी इधर हो, तो रिजल्टेंट ये होगा, तो सी जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऐसा तभी होगा, ऐसा क्या लिखूं मैं, ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होगा। अंग्रेजी में बोलेंगे कोप्लेनर। यानी ए बी सी का रिजल्टेंट 0 होने के लिए ए बी एंड सी तीनों को एक ही प्लेन में होना चाहिए, और उसमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तीसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। जैसे ए एंड बी का रिजल्टेंट इधर होगा और वो तीसरा का माइनस सी के बराबर हो, यानी सी तीसरा इधर होगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ऐसे सवाल से तुमको भेंट करा जा रहा हूं जिसमें तुमको मजा आ जाएगा। इसी में कुछ नोट करके दिखाता हूं मैं, नोट करके। इसको मिटाता हूं, इसको नीचे वाला को भी मिटाते हैं। देखो, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। थोड़ा सा नोट ले लेता हूं, नोट थोड़ा सा लो, नोट का मजा लो, नोट का मजा लो। देखो क्या है नोट का मजा, बढ़िया समझना ठीक से, थोड़ा अकल लगा के। देखो नोट कराता हूं कुछ। देखो a प्लस, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, बढ़िया से नोट कर लेना। तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। यानी a प्लस बी इज इक्वल का मैग्नीट्यूड माइनस सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी a प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो c के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वेरी गुड। और तुमको पता है a प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में होगा। और ये इसको ऐसे कर देते, a प्लस बी के बराबर c कर दे, ये तो बड़ा आसान होगा। ये तो बहुत मजेदार चीज आ गया। रे क्या आया मजेदार चीज, लिख लोगे हिंदी में। कहता अगर a प्लस बी लिए तो c आया, उसी प्रकार से यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, b प्लस सी लेते तो माइनस a आता। तो क्या होता है, b प्लस सी का मैग्नीट्यूड माइनस a के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, और b प्लस सी बराबर आता ऐसे ऐसे b प्लस सी और इधर b माइनस सी, और b प्लस सी के बदले क्या रख देंगे, b प्लस सी के बदले रख देंगे a। अरे इसका मैग्नीट्यूड ये कि ना हुआ, तो ऐसे 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 ऐसे। इसका अर्थ ये हुआ, क्या हुआ अर्थ, किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है और ये उसका मिनिमम वैल्यू है के बीच में तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाए तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा कि हो सकता है? बोलो, फिर समझाता हूं मैं। कहता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाए तो उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि होगा ही। अच्छा सवाल है ना।
हो सकता है कि होगा ही। तो इसका आंसर क्या होगा? होगा ही? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा कि रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ऐसा क्यों बोले? नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसमें दिया हुआ नहीं न है कि एक ही प्लेन में है, कि एक प्लेन में नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में खाली दर्शाया हुआ है। इसमें डायरेक्शन के बारे में ये नहीं कहा गया है कि एक ही प्लेन हो, यानी एक ही प्लेन में हो और ऐसा हो तब हो सकता है। ऐसा समझ में? और दो का रिजल्टेंट का अपोजिट में तीसरा हो, एक ही प्लेन में हो और ऐसा भी हो, तब तो गारंटेड होगा। तो क्या आंसर होगा? लिखेंगे, हिंदी में लिख लेना। क्या लिखोगे? हिंदी में लिखना, अंग्रेजी में लिखना। कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर, लिख देता हूं मैं, इफ मैग्नीट्यूड of any one vector, if magnitude of any one vector lie in between maximum and minimum magnitude of resultant of other two vector, then their resultant, क्या लिखूं? मे बी इक्वल टू 0 लिखना। मे बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि तीनों को एक प्लेन में होना जरूरी है, और यहां पर एक प्लेन में होगा ऐसा कुछ बात का जिक्र नहीं किया गया है, खाली मैग्नीट्यूड का जिक्र किया गया है। तो बात करते हैं कुछ सवालों से। जब वो सवाल बना जाओगे एकदम मस्त हो जाओगे, दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और मजा आने लगेगा एकदम मस्त। देखोगे सवाल? देखो देखो, अच्छा सवाल बताता हूं। क्वेश्चन में है कि 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, तो पूछ रहा है कि क्या उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। कहता है कि 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, क्या उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इज द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग वेक्टर मे बी इक्वल टू 0 हुज मैग्नीट्यूड आज गिवन फॉलोज। गंदा हो गया। गंदा हो गया रे। देखो क्वेश्चन में है, कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ कहता है इज द resultant of following vector, is the resultant of following vector may be equal to 0, may be equal to 0 whose magnitude is given, whose magnitude is given as follows। ये तो बहुत मजेदार सवाल है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। दूसरा सवाल है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। तीसरा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। चौथा 10, 20, 40। पांचवा 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन।
छठा भी ले लो, छठा भी ले लो, छठा ले लो 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। सातवां ले लो 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। 7 के बाद 8 ले लो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। और भी हो सकता है ना, ये 4 है, इसमें 5 है। सोच के दिखाओ, ये 3 वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड इतना है, क्या उसका रिजल्टेंट 0 होगा? मतलब हो सकता है रिजल्टेंट 0? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब समझते हो, इसको बना लोगे ना तो मन हो जाएगा खुश, तब हो जाओगे मन खुश। तो देखो क्या करेंगे, अरे अभी तो मैं बताया, कैसे बताया? सबसे पहले जो बताया उसको समझो, कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। इस दोनों का मैक्सिमम, मतलब हम मान लेते हैं कि r बराबर, समझा देता हूं मैं, ऐसे तो होता नहीं है, लिख देते हैं हमें, मान लेते हैं r बराबर ऐसे लिखेंगे, तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 12 आएगा। और r का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये वेक्टर ज्यादा से ज्यादा 12 न्यूटन का हो सकता है और कम से कम 2 न्यूटन का हो सकता है। 2 और 12 के बीच में तीसरा 10 है। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 0 क्या हो सकता है? यस, हो सकता है। ऐसे समझो ना, इसका मतलब हुआ कि अगर ये r इधर होगा, जिसका वैल्यू 12 और 2 के बीच में है, r अगर इधर जिसका वैल्यू 12 और 2 के बीच में है, तो इसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस कर लेगा ना ये 10 न्यूटन। 10, 2 और 12 के बीच में कोई वेक्टर इधर लगाएंगे, 10 न्यूटन से बैलेंस करेंगे तो बैलेंस। सोचना सिखाया, एक रटना होता है, एक सोचना होता है। रटना कैसे है? 2 वेक्टर को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम होगा, और घटा देंगे तो मिनिमम होगा, और उसके बीच में तीसरा आएगा तो उसका रिजल्ट 0 हो सकता है। कि तो मैथमेटिक्स रटाया, थोड़ा सोच के भी तो देखो, थोड़ा अकल को भी लगा लो। कैसे सोचोगे? ऐसे सोचोगे, ये दोनों मिल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 12 देगा और कम से कम 2 देगा। 2 और 12 के बीच में कुछ भी दे सकता है, तो 2 और 12 लगा के 10 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा। यानी 2 और 12 मिला के 10 के अपोजिट एक वेक्टर बना सकते हैं कि नहीं? 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होता है? जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन विपरीत हो। तो ये दोनों मिला के को 10 बना लिए और ये 10 है, अपोजिट कर देंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, हो जाएगा। इसमें बताओ, ये दोनों अगर मिल भी जाता है तो 8 न्यूटन पैदा कर पाएगा, तो 8 न्यूटन 10 न्यूटन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी 3 न्यूटन 5 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा, 8 न्यूटन कभी भी 10 न्यूटन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी दोनों का रिजल्टेंट, इसके अपोजिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 न्यूटन लगा सकते हो। यानी ये दोनों का रिजल्टेंट इसको कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 है ना, 10 के बराबर ना होना चाहिए कम से कम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो। यानी कोई भी 2 ले सकते हो और ये दोनों भी ले सकते हो। 10, 5, 15 हुआ मैक्सिमम, मिनिमम हुआ 10 में से 5 गया 5। 5 और 15 के बीच में तीसरा होना चाहिए, नहीं ना हुआ। जैसे ये दोनों अगर ले लेता तो 10, 5 होता है 15, और 10 में से 5 गया तो 5, तो 15 और 5 के बीच में तीसरा आएगा। 15 और 5 के बीच में 7 आया, तो इसका 0 हो जाएगा। इसमें 15 और 5 के बीच में 3 नहीं है, तो इसलिए नहीं आया। बोलो, इसका दोनों को जोड़ दोगे ज्यादा कितना होगा? 20, और कम से कम 0। 0 और 20 के बीच में 10 है, तो क्या इसका रिजल्ट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आंसर क्या देंगे? यस। इसका आंसर बोलो। ये दोनों मिल भी जाएगा तो 40 नहीं कर पाएगा, 20 तो और 10 30। अभी ट्रिक नहीं बताया रे, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाकी के 2 के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए। यानी ये 40 है तो 40 30 और 10 के बीच में नहीं ना आ पाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। इसका आंसर 20, 10, 30 मैक्सिमम, 20 में से 10 गया तो 10 मिनिमम। 10 और
10 और 30 के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट 0 क्या नहीं होगा ना। इसका बताओ, 3 4 मिलेगा तो ज्यादा ज्यादा 7 देगा, और 3 4 मिलेगा तो कम से कम 1 देगा, और 1 और 7 के बीच में 5 है तो रिजल्टेंट इसका 0 हो सकता है क्या? हो सकता है? यस हो सकता है। बोलो इसका क्या करोगे? देखो, दूधू का पार्टी बनाओ या तीनों का एगो पार्टी बना लो। अब देखो ये तीनों मिल जाएगा तो ज्यादा ज्यादा कितना देगा बोलो तो? तीन वेक्टर को मिला देंगे तो ज्यादा ज्यादा कितना दे सकता है? अरे तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दो ना तो ज्यादा ज्यादा 3 4 7 5 12 दे सकता है। और कम से कम में दो छटका को ये कम से कम क्या करेंगे? कम से कम ये 3 4 7 होगा और ये 5 होगा, तो 2 आ गया, तो कम से कम इसका 0 भी हो सकता है। कैसे? 3 और 4 मिला के 5 तो आ जाएगा ना, और ये 5 को बैलेंस करेगा तो ये 0 हो सकता है मैक्सिमिनियो, यानी इसको काउंटर बैलेंस कर सकता है। नहीं समझ में आ रहे? आई तीनों को देखो, ये तीनों को चारों को मिला भी दोगे तो इसके बराबरी नहीं करेगा। 1 2 3 4 4 3 7 2 9 2 1 10, चारों मिल भी जाएगा तो 12 न्यूटन ही होगा है। 4 3 7 2 1 10 न्यूटन होगा, और ये चारों मिलियों के बराबर नहीं कर पाएगा अकेले इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। दिमाग लगाने का कोशिश करो, इसी सवाल को पूछ सकता है थोड़ा स्टाइल में। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो? अगर बोलेगा कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है? तो बोलेगा कि ये 3 फोर्स लग रहा है तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा? तो बोलेंगे आएगा। अब बोले ये 3 फोर्स लगा तो इक्विलिब्रियम में आएगा? तो बोलेंगे नहीं आएगा। यानी रिजल्टेंट अगर 0 हो जाएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो कैसा लगा आज का सवाल? मजा आया? कुछ होमवर्क लेके जाना चाहोगे? लेके जाना चाहोगे? दे दूं? पक्का बना के आओगे? भेजोगे कॉपी में बना के? मिटाते हैं इसको, मिटा दो? यस मिटा देता हूँ। ये देखो बना के आओगे, ये रहा आज का सवाल। यस नो तो करना है रे। पहला नंबर में 3 10 15, दूसरा 4 7 10, तीसरा 3 3 3, चौथा 5 2 1, छठा 1 1 1, सातवां 20 20 20 5। यस नो करोगे? क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? यही बताना है। HW रहा, और उम्मीद है कि HW को बना के व्हाट्सएप पर भेजोगे। नहीं भेजोगे? भेज देना। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 9334369164। बता दूंगा। कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ भी सकते हो व्हाट्सएप पर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पढ़ाई करोगे मन से? यस।